ओके सो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। और आप सभी का स्वागत है आज के इस लर्निंग फ्रॉम द मास्टर्स के स्पेशल एपिसोड में। और ये स्पेशल क्यों है ये आप देख ही सकते हैं। एंड वेन एवर वी टॉक अबाउट सुरेंद्र वत्स सर, इट ब्रिंग्स इंस्टेंट एनर्जी टू एवरीवन। और सभी लोगों के चेहरे एकदम खिल जाते हैं। वी कैन सी दैट smile on the faces of our new batch, because the older batch has already met सुरेंद्र वत्स जी on a couple of occasions। और वो भी उनमें से भी जो की लीडर्स हैं वो सारे लोग यहाँ पर हैं सुरेंद्र जी को सुनने के लिए। सुरेंद्र जी आपका हार्दिक धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एंड सो ग्रेटफुल टू यू कि जब भी कभी आपसे रिक्वेस्ट की जाती है आप हमेशा मतलब यू हैव बीन वन ऑफ द पिलर्स of our strength, of pillars of the support to this entire PGDDS program। और मैं जो PGDDS के जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं आपको बता दूं कि इस पूरी इंडस्ट्री में अगर किसी एक आदमी ने निस्वार्थ भाव से इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया है तो वो सुरेंद्र वत्स जी हैं, मेरे बड़े भाई हैं। हम इनको आई ट्रीट हिम एज एन एल्डर ब्रदर एंड वी हैव सो मच सिमिलैरिटीज अक्रॉस। हम जब भी कभी बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम अपनी बात कर रहे हैं, है ना, इतनी हमारी सोच मिलती है। तो सुरेंद्र जी आपका हार्दिक धन्यवाद। जितनी भी आपके लिए बात की जाए उतनी कम है। जिस हिसाब से आपने हमें भी सपोर्ट किया, आप इस इंडस्ट्री के लिए जो काम कर रहे हैं, मैं सुरेंद्र जी को इस इंडस्ट्री का इंडिया का एरिक वूरे बोलता हूँ, बिकॉज ही इज वन पर्सन हु इज लाइक इंटीग्रेटेड द एंटायर इंडस्ट्री। और अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी कंपनी अपने बिजनेस से उठ के इस इंडस्ट्री के बारे में बात करनी स्टार्ट की तो उसमें से सबसे पहला नाम, चाहे आप जिस मर्जी इंडस्ट्री के स्टॉलवर्ड से पूछ लो, उसमें सबसे पहला नाम हमेशा ही सुरेंद्र जी का आएगा। एंड ही हैज हैड अ ट्रिमेंडस इनिंग, ही हैज हैड ट्रिमेंडस इंपैक्ट ऑन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के लिए हमेशा खड़े रहे हैं। उसके लिए जितने भी इनिशिएटिव्स लिए गए इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए, बेटरमेंट के लिए, उसमें हमेशा ही सर का योगदान रहा है। तो सुरेंद्र जी वेलकम एंड इट्स सो हार्टनिंग टू सी यू। आपको देख के हमेशा इतना बढ़िया लगता है। और आज आप दोबारा से आए हो ब्लेसिंग्स देने हमारे नए बैच के लिए। सो प्लीज वेलकम सर एंड ओवर टू यू। या थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए। कपिल सर भी हमारे बीच में हैं। कपिल जी नमस्कार, बहुत बहुत। और सभी पार्टिसिपेंट्स का हार्दिक स्वागत है। 1 तारीख बहुत बीजीएस शेड्यूल रहना चाहिए हर डायरेक्ट सेलर का, क्योंकि 1 तारीख को हम लोग पूरे महीने की प्लानिंग करते हैं। और मेरा डॉक्टर साहब, कोविड ने एक बड़ी अच्छी चीज़ दी, वो दी कि जूम के माध्यम से हम लोग पूरे हिंदुस्तान के लोगों को एक जगह बुला के उनके साथ में हम लोग काउंसलिंग कर सकते हैं। तो कोविड से ये स्टार्ट हुआ था और अभी भी कंटिन्यू चला हुआ है। पहले 4 दिन मैं अलग अलग टीमों के साथ काउंसलिंग करता हूँ। और डायरेक्ट सेलर्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं या तो डायरेक्ट सेलर हैं या फैमिलीज में कोई ना कोई डायरेक्ट सेलर है, वो भी शायद मेरी बात को समझ पाएंगे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं डॉक्टर साहब, जैसे एक ही ग्रुप का पूरी क्या बोलेंगे उसको, एक डेप्थ ले लेते हैं हम लोग। मतलब उसमें क्रॉस लाइन नहीं रहते, कोई भी अपलाइन ही रहते हैं। तो उन सब के एक बैच को हम लोग लेते हैं और उसमें सबसे नीचे जो व्यक्ति है डेप्थ में, उससे बातचीत करते हैं पहले। उससे टारगेट पूछते हैं, उसको थोड़ा मोटिवेट करते हैं, क्या क्या उसको हेल्प की ज़रूरत है। सारी अपलाइन साथ में है इस महीने, तो वो थोड़ा बातचीत करके फिर उसको हम लोग फ्री कर देते हैं, वो लीव कर देते हैं। फिर उससे ऊपर वाले से बातचीत करते हैं, उसको बोलते हैं भैया नीचे वाले ने तो ये टारगेट लिया, अब तुम बताओ अपनी अदर लेग से क्या टारगेट प्लान कर रहे हो। तो फिर वो टारगेट बनाता है। तो ऐसे करते करते तो जो मेरे इमीडिएट डाउनलाइन है एक्टिव उस लेग में, तो वो बंदा रह जाता है। तो फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो उस प्रकार का एक शेड्यूल रहता है। तो मतलब मॉर्निंग के 9 बजे स्टार्ट हो जाता है और रात को 7 बजे तक चलता है। तो आज मेरी 6 मीटिंग थी, उस 6 मीटिंग में थोड़ा सा जो टाइम बाकी था तो आपका कॉल आया। मैं आपको पिछली बार, चूंकि मैं था नहीं, अवेलेबल ही नहीं था, बाहर था कहीं पे, तो मैं आपको मना नहीं कर पाया। और एक हम स्टूडियो बना रहे हैं इंटरव्यूज के लिए, तो आर्किटेक्ट से मिलना था, तो मैंने उसको 2 बजे का टाइम दिया था, तो उसने ज्यादा टाइम ले लिया। तो बिल्कुल भागा भागा आके पहुंचा हूँ अभी यहाँ पे। तो
अच्छी बात यह है कि वो पास में ही है, जगह घर से 1 किलोमीटर दूरी पे है, तो इसलिए मैं जल्दी पहुंच गया। सो थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं जितने कुछ साथी तो मुझे सीनियर साथी दिखाई दे रहे हैं, जैसे रितेश मुझे दिखाई दे रहे हैं, शेख सुभानी सिखाई दे रहे हैं, जानकी पटेल मैम हैं, और मैं किसी को ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ पुराने बैच से। पुराने बैच से और कौन है डॉक्टर साहब? 1 मिनट सर, मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये तो पुराने बैच, हाँ, जैसे कुछ एक तो शून्य के ही हमारे साथ के हैं। और हाँ, पुराने बैच से तो जानकी मैम है, जानकी, और जानकी, रितेश सुभान, और शेख। बस यही हाँ, लोग हैं सर, यही ये लोग हैं, लोग। बाकी कुछ शून्य के लोग हैं। राइट, और हाँ, और बाकी सारे नए, कपिल सर तो ऑफ कोर्स कपिल सर है। राइट। हाँ, बाकी बाकी जो नए लोग हैं वो पंकज है हमारे साथ, जो राइट, सेकंड बैच में है। और वी हैव गॉट शरद। राइट। और शरद भी हमारे साथ हैं। शरद थोड़े सीनियर हैं, ये बुक्स वगैरह लिखते हैं डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, अरे कन्नड़ वाह, में। क्या बात है। और इस बार आए हैं। मनीष हैं बोकारो से। राइट। नेहा फगेरिया हैं हमारे साथ, ये राजस्थान से हैं। हम्म। पुणे से हैं। और संयम है राजस्थान से अगेन। तरुण है हमारे साथ, ये यूपी से हैं। तो ये सारे लोग 8 हैं। एक सौमित्रो और है, वो बंगाल से हैं, पर उनकी तबीयत आज खराब है। तो वी हैव राइट, गॉट 7 पीपल हु आर लाइक प्रेजेंट ओवर हियर राइट नाउ। राइट, राइट। सो सबसे पहले तो मैं, जो इस बैच के स्टूडेंट बने हैं, उनको मैं उनके निर्णय के लिए मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, और मैं बोलता हूं आपका निर्णय बहुत अच्छा निर्णय रहा है। डायरेक्ट सेलिंग डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करने का। और मैं इसको मिस करता हूं कि अगर हमारे टाइम पे ये अपॉर्चुनिटी रहती तो संभवतः मैं भी इसको करता। और ऑनेस्टली डॉक्टर साहब, मैं जब मैं एमए कर रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो उस समय मुझे लगता था ये स्टूडेंट लाइफ इतनी अच्छी है, ये खत्म नहीं होनी चाहिए कभी भी। तो ये अभी खत्म हो जाएगी थोड़े दिन के बाद में, तो वो चीज़ मुझे बहुत परेशान करती थी कि अभी टीचर बन जाएंगे कहीं पे और फिर ये स्टूडेंट लाइफ खत्म हो जाएगी, तो ये नहीं होनी चाहिए। तो सोली यूनिवर्सिटी ने बड़ा अच्छा मौका दिया है कि वो स्टूडेंट्स के लिए तो है ही है, जो पहले स्टूडेंट थे अभी किसी काम में आ गए, डायरेक्ट सेलिंग में आ गए, तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी बनती है कि वो भी एज ए स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए, तो मैं अपने इंट्रोडक्शन कम स्टोरी से ही मैं बातचीत शुरू करता हूँ। चैट विद सुरेंद्र वत्स में आजकल हम लोग हमारे मेहमान से पूछते हैं कि आपका अब तक का सफर और उससे सीखे गए सबक। तो आज मेरे पास में ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपना सफर भी आपको बताऊं, और उस सफर से आप भी सबक ले सकते हैं। और कुछ सबक अगर मुझे दिखाई देंगे कि आपको लेना चाहिए, तो वो मैं हाईलाइट करने की आपको कोशिश करूंगा। और ये एक मैं टास्क भी दे देता हूं आपको, एक होमवर्क, होमवर्क तो नहीं, इस क्लास का ही काम दे रहा हूं आपको, क्लास वर्क है ये आपके लिए। तो जब तक हम लोग बातचीत करेंगे, 4 बजे मेरी एक और मीटिंग है, तो लगभग 35 मिनट में आपके बीच में हूँ। तो इसमें आपने, आपका टास्क ये है कि मेरी स्टोरी से आपने क्या सबक लिया, सबसे इंपॉर्टेंट सबक आपने क्या लिया, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग ले सकता है। तो वो आपने नोट करके रखना है, और बाद में कपिल सर आपसे पूछने वाले हैं वो। और प्रश्न भी आते हैं। मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब, ये जो लेक्चर होते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग होती है, उसमें से कुछ क्वेश्चंस भी आप पूछते हैं एग्जाम में, तो वो भी आपकी हेल्प हो जाएगी। मेरा नाम सुरेंद्र वत्स है, और बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ। जींद एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक बहुत पिछड़ा हुआ गांव है। मतलब ऐसा गांव है कि आज भी वहाँ पे हरियाणा रोडवेज की बस नहीं जाती है, सरकारी बस नहीं जाती है। पहाड़ों पे न जाए तो बात समझ में आती है, छोटे छोटे गांव रहते हैं, लेकिन एक प्लेन एरिया में भी बस न जाना, मतलब वो दर्शाता है कि गांव कितना पिछड़ा होगा। तो उस प्रकार के गांव में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी टीचर थे, मदर हाउसवाइफ थी, गवर्नमेंट टीचर थे। फादर तो जर्नली हमारे वहाँ यही रहता है कि जहाँ पे फादर पढ़ाते हैं वहीं बच्चे पढ़ते हैं।
तो मेरी एजुकेशन भी वहीं हुई जहाँ फादर पढ़ाते थे। तो मैंने सरकारी स्कूल से मैंने मैट्रिक की, और उसके बाद में मैंने, चूंकि मैं ट्रेडिशनल ब्राह्मण फैमिली से हूँ, तो मेरे जो ग्रांड फादर थे, दादाजी थे, तो उनकी इच्छा थी कि मैं संस्कृत पढूं और संस्कृत में कुछ जो परिवार की एक परंपरा है कर्म कांड करवाने वाली, उसको मैं आगे बढ़ाऊं। तो उसी प्रकार से मुझे संस्कृत की एक पाठशाला में, संस्कृत जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के तहत आता था, वहां मैंने एडमिशन लिया। और मैंने शास्त्री एक बीए के इक्विवेलेंट एक कोर्स होता है 4 साल का, तो वो किया मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद में फिर मैंने बीएड किया टीचर बनने के लिए। और उसको बीएड बोलते हैं, लेकिन उसका एग्जैक्टली नाम था शिक्षा शास्त्री बोलते हैं हम उसको। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान है एक दिल्ली में, संस्कृत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो उसका एक कॉलेज है, गुरुवायूर केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ, त्रिचूर, केरला। वहाँ से मैंने बीएड किया। और बीएड करने के बाद में फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने एमए किया, आचार्य किया दर्शन से। और उसके बाद मैं टीचर के रूप में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। तो यहाँ एक जो टर्निंग पॉइंट रहा मेरी जिंदगी में, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। जब मैंने बीएड किया, तो बीएड के हमारे एग्जाम होने वाले थे, तो उसी समय हरियाणा गवर्नमेंट में टीचर की वैकेंसी निकली। तो सब लोग फॉर्म भर रहे थे, तो मैंने भी फॉर्म भर दिया। तो उस समय मुझे ये मालूम चला पहली बार कि एक जो टीचर होता है, संस्कृत टीचर, उसकी प्रमोशन नहीं होती। ये 25 साल पहले की सिचुएशन बता रहा हूँ मैं, अब तो शायद बदल गई होंगी, चीजें बदल गई शायद। तो उस समय डॉक्टर साहब क्या रहता था, संस्कृत अध्यापक जिस पद से वो ज्वाइन करता था, उसी पद से वो रिटायर होता था। तो न वो हेडमास्टर बन सकता था, न प्रिंसिपल बन सकता था, और ऊपर वाली चीजें तो छोड़ ही दीजिए, कुछ नहीं बन सकता था, वो वही रिटायर होता था। तो उससे पहले मुझे ये मालूम नहीं था। तो जब मुझे मालूम चला, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने जिंदगी में एक बहुत गलत डिसीजन ले लिया, और ये कैसी जॉब है, मैं जितनी मेहनत कर लूं मेरे को प्रमोशन नहीं मिलेगी। और मैं बहुत ईमानदारी से एक चीज बोल रहा हूं, अगर मैं संस्कृत मैंने ग्रेजुएशन संस्कृत में न करके मैंने मैथमेटिक्स में कर लिया होता, या साइंस में कर लिया होता, इंग्लिश में कर लिया होता, तो शायद मैं वहीं पे रहता। मुझे लगता कि हाँ, अभी टीचर हैं, अभी लेक्चरर बन जाएंगे, फिर हेडमास्टर बन जाएंगे, प्रिंसिपल बन जाएंगे, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर तक बन सकते हैं। तो वो करता रहता। जब मुझे लगा ना कि यार यहाँ पे तो संस्कृत टीचर से ही रिटायर होना पड़ेगा, तो मुझे लगा कि नहीं, मैंने लाइन चेंज करनी है। तो यहाँ से एक सबक ये है कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें अगर हो जाती हैं, ऐसे डिसीजन हो जाते हैं, या कुछ भी ऐसा हो गया जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो उसमें आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो बड़े बेमन से मैंने वो फॉर्म भरे संस्कृत अध्यापक के लिए। और उसके बाद में, चूंकि बीएड मैंने कर ली थी, एमए में मैंने एडमिशन ले लिया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में। लेकिन घर की सिचुएशन जिस प्रकार की थी, पिताजी अध्यापक थे, हम 2 भाई और 3 बहनें हैं, तो बहुत आसान नहीं रहती चीज़ें। एक अगर इकलौता जॉब है घर में, और 3-5 बच्चे हैं, उनको पढ़ाना लिखाना, शादी करनी, तो मैंने सोचा कि चलो सरकारी नौकरी मिलेगी, जब मिलेगी तो प्राइवेट कर लेते हैं। तो प्राइवेट जॉब मुझे डॉक्टर साहब मात्र 500 रुपए की मिली। हमारे गांव के पास में एक दूसरा गांव था, वहां पे एक प्राइवेट स्कूल था, आर्य पब्लिक स्कूल। तो उसमें मुझे 500 रुपये महीना की एक नौकरी मिली। तो वहां से मैंने अपने करियर की शुरुआत की। 1 साल मैंने नौकरी की, और 1 साल नौकरी करने के बाद में एक बात मेरी समझ में बहुत अच्छे से आ गई। अगर मैंने अपनी जिंदगी में सपनों को पूरे करना है, तो नौकरी से, टीचर से, संस्कृत टीचर से मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते। मुझे कुछ और करना पड़ेगा। और क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि परिवार की जो पृष्ठभूमि थी वो जॉब क्लास की रही ज्यादातर। पिताजी मेरे टीचर थे, चाचा जी डॉक्टर हैं, एक एक टीचर हैं, तो उस प्रकार के मतलब टीचर ही ज्यादा रहे फैमिली में।
तो कुछ समझ नहीं आता था क्या करूं। तो मैं घर पे माता जी से बातचीत करता था, उनसे कहता था कि मैंने ये नौकरी नहीं करनी, मैंने और कुछ करना है। तो कुछ समझ नहीं आता था क्या करूं। तो वो माता जी ने बोला कि भाई तेरे को और कुछ करना है तो तू अपने मामा के पास चला जा। तो मामा के प्रति हमारा अट्रैक्शन भी होता है और अधिकार भी ज्यादा होता है। तो मैं अपने मामा जी के पास में चला गया, जो शहर में रहते थे, जींद में, जो हमारे गांव से 40 किलोमीटर दूर था। तो वहां पे मैं गया तो मामा जी हमारे ठेकेदार थे, कॉन्ट्रैक्टर थे। तो उन्होंने मुझे काम सौंप दिया कि भाई तुमने सुबह जाना है उनके पास में। बजाज एक स्कूटर था, LML वेस्पा। तो वो मैं एक्साइटेड इसलिए रहता था कि मुझे स्कूटर चलाने को मिलेगा। तो स्कूटर चलाने के उसमें मैं 12-15 किलोमीटर दूर एक गांव था, उस गांव में बाढ़ आ जाती थी, बारिश में फ्लड आता था बहुत ज्यादा। तो गांव के चारों तरफ मिट्टी डाली जा रही थी, एक रिंग बांध बना रहे थे मिट्टी से। तो मेरा काम रहता था कि वहां पे जो मिट्टी की ट्रोलियां डाली जाती थी वो मैं काउंट करूं कि इस नंबर के ट्रैक्टर ने कितनी ट्रोलियां डाली, और शाम को आके उनको रिपोर्ट करूं। तो जब मैं उनको रिपोर्ट करने के लिए आता था तो वो, मुझे नहीं मालूम बाकी जगहों के ठेकेदार कैसे होते हैं, हमारे हरियाणा वाले जो ठेकेदार होते हैं वो सारे के सारे शाम को एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और वह बैठ के पार्टी करते हैं वो। तो उनकी पार्टी चलती रहती, मैं वहां जाता। तो मुझे लगा कि यार ये ठेकेदारी वाला काम तो मेरे से होगा नहीं। और मामा जी बोलते थे कि यार ये तो जरूरी है इस काम के लिए। तो जहां पे वो बैठते थे वहां पे केबल टीवी का भी बिजनेस था, केबल टीवी का एक काम था, छोटा सा डिश एंटीना वगैरह लगाए हुए थे। तो और मामा जी की पार्टनरशिप थी उस काम में। तो मैंने मामा जी को बोला, मैंने कहा मामा जी मैं केबल वाला काम कर लूंगा। तो उन्होंने बोला यार केबल वाला काम तेरे से होगा नहीं। और मैं बिल्कुल इतना संकोची था, इतना शर्मीला था कि जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए, घर में अगर कोई मेहमान आ जाता तो मैं कमरे से बाहर नहीं निकलता था, अगर बाहर निकलूंगा तो उसको नमस्ते करना पड़ेगा। तो जब वो चला जाए कहीं तो तब मैं बाहर निकलता था, तो उतना संकोची था मैं। तो मामा जी बोले यार तू किसी से बात तो करता नहीं, केबल वाले काम में कौन तेरे को पैसे देगा। तो मैंने कहा नहीं मामा जी मैंने ये काम करना है। तो मैं केबल टीवी का जो काम था वो मैंने शुरू किया एज ए केबल ऑपरेटर। अच्छा, वहां भी बड़ा चैलेंज क्या रहा कि वहां पे एक लड़का था उनके पास में जो काम करता था, कनेक्शन वगैरह ले लगाता था, पेमेंट कलेक्शन करके लेके आता था। तो उसको लगा कि यार ये तो एक नया बंदा आ गया, और अब वो जो कुछ गड़बड़ियां करता था उसकी गड़बड़ियां पकड़ में आने लग गई। तो उसने बड़ा प्रयास किया कि कैसे भी करके मैं वहां से छोड़ के चला जाऊं। तो वो जो केबल के कनेक्शंस होते थे मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं थी, तो उसमें एक एम्पलीफायर लगता है। तो कहीं जाके किसी एम्पलीफायर की तार निकाल के आ जाता, कहीं जाके जो वायर होती थी वो वायर कट करके आ जाता, तो मेरे को समझ नहीं आता कि कहाँ क्या हो गया। तो उसने बहुत परेशान किया। और एक दिन मैंने गुस्से में आके तो उसको मैंने निकाल दिया, मैंने बोला मैं अकेला कर लूंगा, तो भाग जाए यहाँ से। अब मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। तो वहां भी एक और सबक ये है कि भाई जब आपके सामने चैलेंज आता है तभी आप चीजों को सीखते हैं कुछ ना कुछ। तो वो टेक्निकल काम है। केबल जो है ना, एक तो हमारी बिजली की तार होती है, वो जो केबल होती है ना गोल गोल होती है, वो अलग तरह की होती है। तो उसको काटने का कटर अलग आता है, और अलग तरह से उसको छीला जाता है। तो वो सारे काम मैंने धीरे धीरे सीखे, और बड़ी मेहनत की मैंने डॉक्टर साहब वहां पे। और 2-1 साल की मेहनत में शहर में मेरा नाम हो गया, जानने लग गए थोड़ा कि यार एक बंदा है, साफ सुथरा काम करता है, पढ़ा लिखा सा है। क्योंकि उस लाइन में ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे नहीं, कोई 7वीं फेल है, कोई 8वीं पास है। तो उस प्रकार के लोग थे उस लाइन में। तो मैंने बड़ी मेहनत की और पैसे भी खूब अच्छे आने लग गए सर। उस समय ये बात बता रहा हूँ मैं 96-97 के आसपास की। तो 30-40 हजार रुपया महीना मुझे मिलने लग गया था, खर्चा वर्चा काट के। बहुत एकदम मोनोपोली वाला बिजनेस था। 4-5 चैनल चलाते थे हम लोग। जिस घर में कनेक्शन करते थे 450 रुपया उससे लेते थे, 3 महीने का एडवांस, 150 रुपये महीना। तो बढ़िया बिजनेस था, खूब मजा आ रहा था काम करते करते। लेकिन उस बिजनेस में दो चीजें थी जो मुझे परेशान कर रही थी। पहली चीज तो ये कि उसमें 24 घंटे काम करना पड़ता था। दिन में भी काम करते थे हम लोग, रात में अगर किसी का केबल खराब हो गया तो लोग घर पे आ जाते थे, भाई जाके अभी ठीक करो। अच्छा, मैच चले होते थे, जैसे इंग्लैंड में मैच चल रहे हैं तो वो 9 बजे शुरू होते थे।
तो 9 बजे मैच शुरू हो गया किसी का मैच, अच्छा मैच के टाइम में उसमें बड़ी दिक्कत होती थी, जिन्होंने केबल का कनेक्शन नहीं लिया होता था तो वो जो तार पास में जा रही होती है उसमें कट मार लेते थे, तो वो कट मार के अपना देखते, आगे वालों का बंद हो जाता, तो आगे वाले चिल्लाते हुए आ जाते कि भैया अभी जाके ठीक करके आ। तो बड़ी परेशानी, रात में भी कोई 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, कोई फुटबॉल का शौकीन बंदा है तो रात को कहीं 2 बजे मैच शुरू हो रहा है तो रात को 2 बजे आ जाता कि भैया मेरा केबल खराब है और अभी ठीक करना पड़ेगा, नहीं पैसे नहीं दूंगा। तो मुझे लगा यार ये तो बड़ा अजीब काम हुआ, पैसे तो आ रहे हैं लेकिन ये क्या, रात को 2 बजे भी लोग चैन से सोने नहीं दे रहे हैं। और दूसरी उसमें एक और समस्या थी, जहाँ पे मेरे केबल के कनेक्शन थे वो एक बड़ा पोश एरिया था, अच्छा खासा, मतलब शहर के सबसे अमीर लोग उस एरिया में रहते थे। जींद में गांधीनगर एक एरिया है, उस एरिया में मेरे केबल के कनेक्शन थे, तो हाई फाई लोग सारे के सारे। तो वहां पे मुझे कोई मेरे नाम से नहीं जानता था, मुझे हर व्यक्ति केबल वाला बोलता था। और मुझे बहुत बुरा लगता था जब मैं गली से गुजर रहा हूँ और पीछे से कोई आवाज लगाए, केबल वाले, जैसे सब्जी वाले को लगाते ना, रक्षा वाले, सब्जी वाले सुनना, तो ऐसे लोग मेरे से आवाज लगाते थे। और ये बात मेरे को बहुत ज्यादा पिंच इसलिए होती थी कि मैं थोड़ा पढ़ा लिखा भी था, एक ठीक ठाक सी फैमिली से भी बिलोंग करता था, तो गांव में तो बड़ी इज्जत, मतलब एक ट्रेडिशनल ब्राह्मण फैमिली सब बहुत रिस्पेक्ट करते थे, और वहाँ केबल वाला ये कहते थे। और एक साल पढ़ाई जब की बच्चों को तो नमस्ते भी खूब मिलती थी, और वहाँ केबल वाला हो रहा है, तो वो चीज़ मुझे बहुत परेशान करती थी। और मुझे लगा कि नहीं यार, ये काम मैंने ये नहीं करना, केबल वाला काम नहीं करना, मैंने बिजनेस करना है, पैसा कमाना है। लेकिन इसमें ये दो जो समस्याएं हैं ना, एक तो लोग केबल वाला बोलते हैं और दूसरा रात में भी परेशान करते हैं, 24 घंटे काम करना पड़ता है, तो मैंने कोई और काम सोचना है। अब क्या सोचूं, फिर समझ नहीं आया क्या करें। मेरे एक साथी थे, दिनेश, उसका शटरिंग का काम था जहां मेरा केबल टीवी का काम था। तो दिनेश के साथ में मैं प्लान करता था कि दिनेश यार कुछ और काम सोचते हैं। तो कभी हम सोचते कि यार हमें ना मसाले बनाना शुरू कर देते हैं, मसालों में बड़ा फायदा है, तो मसाले का क्या ब्रांड रखेंगे, कहाँ से बनवाएंगे, क्या करेंगे। तो कभी ऐसे कुछ ना कुछ आइडियाज आते रहते थे। तो दिनेश ने मेरे को चिढ़ाने लग गया, वो मुझे प्लानिंग मिनिस्टर बोलता था, योजना मंत्री, यार आप प्लानिंग करते रहते हो, प्लानिंग करते रहते हो, तो ऐसे बोलने लग गया हो। लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या क्या करूं, लेकिन करना है कुछ, ये क्लियर था दिमाग में। और वो एक स्टोरी हमने पढ़ी है थ्रस्टी क्रो वाली, जिसका मोरल था, वेयर देर इज विल देर इज वे। और मेरा इसमें बहुत विश्वास है कि आप किसी भी चीज को जो आप चाहने लग जाते हो ना, दिल से आप चाहते हो कि मुझे ये करना है, तो फिर ऊपर वाला आपके सामने वैसी परिस्थितियां पैदा कर देता है। और उसी समय मेरे एक नज़दीकी दोस्त ने मेरे को बोला कि यार आज शाम को मेरे घर पे आ और कुछ खास बात करनी है। मैंने कहा क्या बात है, बोले वहीं बैठ के करेंगे, मेरा एक दोस्त आ रहा है रोहतक से, तो वो कुछ बात करेगा। तो मेरे दोस्त थे अनिल जादूगर, मैजिशियन थे बेसिकली वो, और अच्छा प्रभाव था उनका, तो मैंने कहा कि यार अनिल जादूगर बुला रहा है तो मुझे जाना चाहिए, तो मैं उनके घर चला गया। तो वहां जाने के बाद में मैंने पहली बार डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मैंने पता लगा। वो एक होम मीटिंग थी, होम मीटिंग का मॉडल हम सब लोग जानते हैं। तो उस होम मीटिंग में चार लोग, तीन चार लोग बैठे थे। तो वहाँ पहली बार मुझे वो सर्कल बना के दिखाया गया कि ये मैन्युफैक्चरर है, फिर ये C&F है, ये होलसेलर है, ये रिटेलर है, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा होता है, तो ऐसे वैसे। तो वो पहली बार मेरे, अच्छा मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है कि ये बीच वाला पैसा अगर बच जाए और सीधा ग्राहक को मिल जाए, तो इससे बढ़िया तो कुछ काम हो ही नहीं सकता, तो ये तो करना चाहिए। लेकिन उन्होंने बोला कि इसमें बड़ा पैसा आता है। मैंने कहा यार पैसा कैसे आएगा, तो उन्होंने बताया ये पैसा मिलेगा। तो मैंने कहा इन्वेस्टमेंट क्या करनी पड़ेगी, तो उन्होंने बोला इन्वेस्टमेंट तो कुछ नहीं इसमें, बस आपको 1280 रुपया देना है, और 1280 रुपये में आपको कुछ पैंट के कपड़े मिल जाएंगे, 5 पैंट पीस आते थे उन दिनों, जिस कंपनी को मैंने ज्वाइन किया। तो मैंने कहा यार 1280 में कपड़ा भी मिल जाएगा और फिर पैसा कहाँ से आएगा, तो वो कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही थी मेरे को। तो मेरे दिमाग में ये चलता था कि बिजनेस करना है तो पैसा लगाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बड़ा पैसा लगाएंगे तो बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, छोटा पैसा लगाएंगे तो छोटे बिजनेसमैन बनेंगे। तो वो बात मेरी समझ में नहीं आई अच्छे से, और वो कन्विंस भी नहीं कर पाए मुझे। तो ज्वाइन तो मैंने कर लिया कि भाई दोस्त नाराज नहीं हो जाए, लेकिन मैंने शुरुआत में काम नहीं किया 3 महीने तक।
3 महीने तक मेरे अपलाइन जो थे अनिल जी, वो मुझे फॉलो करते रहे। और फाइनली उन्होंने क्या किया, वो मुझे एक दिन जबरदस्ती पकड़ के एक मीटिंग में लेके चले गए। तो बोले यार मेरे कहने से बस एक काम और कर, मीटिंग में आ जा। तो मीटिंग में जब मैं गया वहां पे, और मैंने एक काफी अच्छे स्पीकर थे ओपी शर्मा जी, उनको सुना। उनकी उनकी बैकग्राउंड ये थी, वो राजस्थान गवर्नमेंट में बड़ी अच्छी पोस्ट पे थे, ज्वाइंट डायरेक्टर थे एक डिपार्टमेंट में। और गस्टेड पोस्ट थी उनकी, अच्छी पर्सनैलिटी, मैच्योर पर्सन। तो उन्होंने अपने बारे में बताया और बोला कि मैं इस बिजनेस से जुड़ा हूँ, इतना पैसा कमा रहा हूँ, और ये बिजनेस आपको रॉयल्टी इनकम देगा, इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। तो उनकी बातों को सुनने के बाद में पहली बार मुझे लगा कि नहीं यार, काम तो सही है, मुझे करना चाहिए। तो वो जो मीटिंग थी, वो मीटिंग मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनी। और इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग में मीटिंग्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। अगर हम किसी भी व्यक्ति के घर में जाके उसको प्लान दिखाते हैं, तो हम उसको एक बड़ी पिक्चर नहीं दिखा पाते हैं। बड़ी पिक्चर उसको तभी दिखती है जब वो एक ऐसे किसी कार्यक्रम में बैठता है जिसमें और भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, 200-400 लोग बैठे हुए हैं, और एक अनुभवी व्यक्ति, एक सक्सेसफुल व्यक्ति जब वहां मंच से अपनी स्टोरी बताता है, अपने बारे में बातचीत करता है, तो तब लोगों को रिलेट करते हैं और उनको लगता है कि हाँ यार, एक बड़ा काम हो सकता है ये। तो उस मीटिंग के बाद में मैंने सीरियसली डिसीजन लिया कि मुझे ये बिजनेस करना है। और उसके बाद मैंने शुरू किया। हाँ, शुरुआत में मैंने सोचा था कि यार लोगों से मिलना है, बात करना है तो हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन जब मैंने करना लगा मैं, तो मुझे लगा कि यार तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरा जो स्वभाव था वो बड़ा संकोची शर्मीला स्वभाव। और मुझे अच्छे से याद है शुरुआती दिनों की घटनाएं, जब मैं बहुत उत्साहित होकर किसी से मिलने के लिए जाता था, ये सोचते हुए जाता था कि उसको प्लान दिखाऊंगा, फिर उसकी लिस्ट बनवाऊंगा, फिर उसके साथ काम करूंगा। लेकिन चाय पी के वापस आ जाता था। सामने वाला पूछता रहता किस लिए आए थे, कोई काम था क्या, तो मैं कहता नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही आ गया था, ऐसे इधर से जा रहा था, सोचा आपसे मिलता आ जाऊं। तो मैं मतलब बोल ही नहीं पाता था कि मैं क्या काम करता हूँ, शुरुआत कहां से करूं वही समझ में नहीं आता था। तो उस प्रकार की मेरी शुरुआत रही, स्टार्टिंग रही। लेकिन सीखने की इच्छा पहले दिन से मेरे अंदर में थी। मैं एक अच्छा स्टूडेंट पहले भी था, और आज भी अच्छा स्टूडेंट हूँ। आज भी मेरा जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है, जो मेरा शौक है, वो है किताबें पढ़ना। तो उसी की वजह से ट्रेनिंग मैंने बहुत सारी ली, अप्लायंस को मैंने फॉलो किया, और धीरे धीरे मैं सीखता चला गया। तो ऐसे मेरी डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआत हुई। और अ, अभी मुझे 21 साल हो गए। 2001 में मैंने ज्वाइन किया था, फरवरी 2001 में मेरी ज्वाइनिंग थी। तो 21 साल मैंने कंप्लीट किए हैं। तो इन 21 सालों की कुछ मुख्य घटनाएं अगर मैं आपके साथ में शेयर करूं, जिससे आप कुछ सबक ले सकें। 2 साल जब मुझे काम करते हुए हो गए थे, तो 2 साल के बाद में मेरी स्थिति ये थी डॉक्टर साहब, मेरे ऊपर में 2 लाख रुपए का कर्ज हो गया था। और कर्ज भी किसी बैंक से लिया हुआ कर्ज नहीं था, प्राइवेट जो फाइनेंसर होते हैं उनसे लिया हुआ था। और सिचुएशन कैसे बदली, पहले तो केबल टीवी में हमारी मोनोपोली थी, हम लोग खूब सारा पैसा बना रहे थे। तो कुछ समय के बाद में क्या हुआ, एक दूसरे व्यक्ति ने केबल का नेटवर्क लगा लिया हमारे पड़ोस में। और उसने क्या किया, हम तो लेते थे 150 रुपए एक महीने का, उसने लेना स्टार्ट कर दिया भाई साहब ने 150 रुपए 3 महीने का। उतने ही चैनल दिखा रहा, हमारे से ज्यादा चैनल दिखा रहा है, तो फिर हमारा कौन लेगा 150 रुपए महीना। तो हमारे जितने भी ग्राहक थे सारे टूट के उसके पास जाने लग गए। और जो एक फिक्स हमारे खर्चे थे वो एज इट इज थे। तो वहां केबल टीवी के बिजनेस से जहां अच्छी खासी इनकम आ रही थी, वो जीरो हो गई बिल्कुल। तो वो वहां से जीरो हो गई। इधर डायरेक्ट सेलिंग में मैंने काम करना स्टार्ट किया। और शुरुआत में ही क्या रहा, मेरा ग्रुप जो है वो वेस्ट बंगाल में स्टार्ट हो गया। और उसकी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कैसे आपके ग्रुप स्टार्ट होते हैं। अ, जब हम लोग शुरुआत किए थे डायरेक्ट सेलिंग में, तो उस समय शुरुआती 2-3 महीने की बात है, एक फौजी साहब छुट्टी आए, और फौजी साहब का एक पड़ोसी जो था वो हमारी कंपनी में ज्वाइन किया हुआ था। तो वो फौजी साहब को मेरे पास में लेके आया, और उन्होंने बोला जी ये फौजी साहब हैं और इनको आप प्लान बताओ। तो मैंने प्लान बताया, तो फौजी साहब को बड़ा अच्छा लगा।
और फौजी साहब इतने एक्साइटेड हो गए, 2 महीने की छुट्टी थी, फौजी साहब घर पे ही नहीं रुके, बिल्कुल फील्ड में जा जाके उन्होंने 40-50 ज्वाइनिंग करवा दी। और उसी एक्साइटमेंट के साथ में जब वो ट्रेन में वापस जा रहे थे, तो ट्रेन में उन्होंने टीटी को प्लान दिखा दिया, और प्लान ही दिखा ज्वाइन करवा दिया। तो टीटी को ज्वाइन करवा दिया, और ज्वाइन करवा के उनकी ड्यूटी थी बांग्लादेश बॉर्डर पे। मोबाइल फोन उन दिनों होते नहीं थे, और उन्होंने बोला कि भाई ये मेरा नंबर है, कम लगेगा, लेकिन ये मेरे अपलाइन है सुरेंद्र वत्स, और ये इनका नंबर है, तुम इनसे बात कर लेना। तो वो जो टीटी साहब थे उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, जी मैं अवधेश कुमार सिंह बोल रहा हूँ, और वो एक फौजी साहब मिले थे मुझे ट्रेन में, तो वो मुझे ये किट दे के गए हैं कपड़े की, उनका फ़ोन लग नहीं रहा, तो मैंने काम करना है, तो आप हमारे पास में आओ। मैंने कहा जी आप कहाँ रहते हैं? बोले जी मैं मालदा टाउन रहता हूँ। कितना दूर है? बोले जी दिल्ली से ट्रेन आती है ब्रह्मपुत्र मेल, 26 घंटे लगेंगे। तो मैंने कहा जी 26 घंटे? तो वो बहुत फोन वोन करने लग गए, तो फिर मैं वहाँ गया, पहली बार गया, तो वहाँ आने जाने में रहने में खर्चा होता था, तो एक वो रनिंग एक्सपेंसेस मेरे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो इसलिए जब मैंने 2 साल हो गए थे काम करते हुए, तो फिर मैंने हिसाब किताब लगा के देखा कि यार कितना खर्च हुआ, कितना आया। तो 2 लाख रुपए का मेरे ऊपर में कर्ज था, और वो मेरे लिए कहीं ना कहीं एक गोल भी था कि 2 लाख रुपए मैंने कमा के, और मास्टर जी थे उनसे मैंने पैसा लिया हुआ था कि मास्टर जी को लौटाने हैं। और वो एक टेंशन भी हो गई थी जब मैं कैलकुलेट करता था ना कि यार इसका इतना तो हर महीने ब्याज होता है, और इतने तो मेरी बचत नहीं है जितना इसका ब्याज रहता है, तो कैसे मैं चुका पाऊंगा इसको, तो ऐसे तो बढ़ता ही रहेगा ये। और कंफ्यूज भी रहता था कई बार, करूं नहीं करूं, छोड़ दूं। मीटिंग सेमिनार में जाते थे तो थोड़ा मोटिवेशन आता था, तो ऊपर वाले की कुछ ऐसी प्रेरणा रही कि मैंने डिसाइड किया कि नहीं इसको करना है। तो फाइनली करते चले गए। उसके बाद में रिजल्ट्स आना स्टार्ट हुए। देखिए अगर हम सही कंपनी के साथ में है ना, तो पहले दिन से और पहले महीने से हमें रिजल्ट नहीं मिलेंगे, हमें सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा टीम बनानी पड़ेगी, लोगों को सिखाना पड़ेगा। तो उसके बाद में फिर बहुत अच्छे रिजल्ट आना स्टार्ट हुए 2 साल के बाद में। तो हमारे बिजनेस के जो लेवल्स थे वो धीरे धीरे वो मिलते चले गए, और अभी मैं हमारी कंपनी में एक लेवल है डायमंड, उसके लेवल पे हूँ। और डायमंड के लिए 1 महीने का जो टर्नओवर रहता है कपिल सर, वो लगभग 200 करोड़ का रहता है। अगर उसको हम लोग डीपी में काउंट करेंगे तो 200 करोड़ 1 महीने का टर्नओवर रहता है डायमंड बनने के लिए, जिस लेवल पे मैं कंपनी में हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन वो बहुत बड़े उतार चढ़ाव नहीं थे। एक घटना का मैं और जिक्र करना चाहता हूँ यहाँ पे। ये घटना मालदा टाउन से ही संबंधित है। मैं मालदा टाउन में था। जो वहाँ के हमारे साथी थे अवधेश कुमार सिंह, मुझे अच्छे से वो घटना पूरी की पूरी याद है, कब कैसे घटित हुआ था। उनके पास में एक बाइक थी, यामा X100 शायद नाम आता था, रेड से कलर की, और बहुत एकदम ऐसी मोटरसाइकिल थी जो लेके चलता था तो उसका एक अलग इंप्रेशन पड़ता था, अलग सी आवाज रहती थी उसकी। तो उस मोटरसाइकिल पे मैं पीछे बैठा, नया नया फोन लिया था, हार्डली मुझे लग रहा है 3-4 महीने मैंने फोन लिए हुए होंगे, मोबाइल फोन। तो अचानक घंटी बजी, तो मैंने फोन उठाया, तो फोन घर से श्रीमती जी का फोन था। तो मैंने बातचीत करना शुरू की, तो थोड़ा सा मैडम गुस्से में थे, तो उन्होंने बोला कहाँ हो? मैंने कहा जी इधर मालदा टाउन में हूँ। दूसरा प्रश्न उनका था कि मालूम है आज क्या तारीख है? मैंने कहा हाँ 28 नवंबर है, अभी मीटिंग है, मीटिंग में ही जा रहे हैं हम लोग। तो फिर वो थोड़ा गुस्से में और थोड़ा इमोशनल होके बोले कि आपको ये तो मालूम है कि आज 28 तारीख और मीटिंग है, आप ये भूल गए कि आज हमारी शादी हुई थी, आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। और कहीं दूर दूर तक भी मेरे दिमाग में नहीं था कि आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। और मैं भी थोड़ा इमोशनल हुआ थोड़े टाइम के लिए, थोड़ा ऐसा लगा भी कि यार नहीं, ये तो ज़्यादा ही पागलपन है कि हम बिल्कुल एकदम सब कुछ भूल के पागलों की तरह लगे हुए हैं। तो फिर मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद मैंने दोबारा फ़ोन किया। तो मैंने कहा कि देखो 5 साल का कमिटमेंट है, और 5 साल के बाद शादी का केक काटेंगे, तो थोड़ा सा टाइम और वेट करना पड़ेगा। और जब 5 साल हमें हो गए डॉक्टर साहब, मैंने अपने प्रोमिस को निभाया। हम लोग गोवा गए,
और गोवा में ताज की 2-3 प्रॉपर्टी हैं। ताज की एक प्रॉपर्टी में हमने केक काटा वहां पे, और 6-7 दिन हम लोग गोवा रह के आए। तो 5 साल में एक अच्छी खासी इनकम मेरे पास में आना स्टार्ट हो गई थी। तो इससे सबक ये है कि स्टार्टिंग में आपको पागलों की तरह डायरेक्ट सेलिंग में काम करना पड़ेगा। आप इजी वे में करेंगे तो ये काम बड़ा मुश्किल है। अगर आप मोमेंटम के साथ में पागल होके कुछ साल अगर लगा देंगे तो फिर आपके लिए काम आसान हो जाएगा। अब मेरे को अच्छे से याद है, शुरुआती दिनों में बच्चे का जन्मदिन है, मेरी बेटी है तन्वी। बच्चे बड़े इमोशनल रहते हैं, तो उनको रहता है कि नहीं, सबके पापा बर्थडे पे रहते हैं तो मेरे पापा भी रहने चाहिए। तो कई एक बार ऐसा हुआ कि जैसे उसका बर्थडे होता है 15 अक्टूबर को, और मेरी मीटिंग है 14 तारीख से, मेरा टूर शुरू हो रहा है 14 से, और 10 दिन का टूर है, मैंने 24 को आना है, 15 को उसको बर्थडे है। तो उसको मैं ये बोलता था कि देख बेटा, 15 को अगर बर्थडे तेरा मनाएंगे तो एक गिफ्ट मिलेगा, और अगर हम 13 को मनाएंगे तो गिफ्ट तेरे को ज्यादा मिलेंगे और ये चीजें एक्स्ट्रा मिलेंगी। तो कब मनाना? बोली ठीक है पापा, 13 को ही मना लेंगे हम। तो उसको ऐसे खुश करके मैं चला जाता था। तो ऑनेस्टली कुछ नहीं देखा। मेरी बहनें हैं तो उनकी हमेशा नाराजगी रहती थी कि भैया दूज पे तो भाई आते ही हैं, मैं कभी उनके पास में नहीं गया। और इवन रिश्तेदारी में भी कई ऐसी चीजें रही, बड़े क्लोज रिलेटिव्स, मुझे अच्छे से याद है, मेरी ट्रेन थी और जब मैं निकलने वाला था घर से, उसी समय मालूम चला कि मेरे फादर की जो बहन है छोटी, तो उनके हस्बैंड, फूफा जी हम बोलते हैं, तो एक ही बहन है फादर के, तो वो एक्सपायर हो गए। तो कायदे से मुझे वहां जाना चाहिए, लेकिन मेरा महाराष्ट्र का टूर स्टार्ट हो रहा था, नांदेड़ साहिब जाना था मुझे। तो मैं उधर नहीं गया, मैं उधर ट्रेन में चला गया। तो उस प्रकार की कुछ सेक्रीफाइस आपको कहीं ना कहीं करने पड़ेंगे अगर आपको कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना है यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने के लिए। और बस चीज़ें चलती चलेगी। और मेरी ज़िंदगी का एक और बड़ा जो टर्निंग पॉइंट रहा, वो था 2011-12 का टाइम। 2011-12 का टाइम वैसे तो पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत टफ टाइम था, जब अचानक कुछ राज्यों में कंपनियों के ऊपर में बड़े सख्त एक्शन हुए, और बड़ी बड़ी कंपनियों को या तो बंद कर दिया गया और या डायरेक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। तो उसी समय हमारी कंपनी, चूंकि राजस्थान से बिलोंग करती थी, तो हमारी कंपनी को भी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। बिल्कुल रातों रात बंद कर दिया। एक सो मोटो एफआईआर होती है, उसके तहत में कोई किसी ने कोई शिकायत नहीं की, पुलिस ने अपने आप अपनी उससे कि भाई हमें मालूम चला है कि कुछ फ्रॉड हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने एफआईआर लॉन्च करके बंद किया। मतलब कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। और मजेदार बात क्या रही डॉक्टर साहब, कंपनी पे जो हमारी कार्रवाई हुई वो 9 दिसंबर को हुई थी, 9 दिसंबर 2011 में। और मैंने अक्टूबर में, उससे एक महीना पहले ही, मैंने मर्सिडीज बेंज खरीदी जिसकी 80,000 रुपए की ईएमआई होती थी। 80,000 रुपए की उसकी ईएमआई, और उसके बाद में कुछ कमेटी वमेटी डालता था, तो मेरा 4-1 लाख रुपए का एक फिक्स खर्चा था। और अब आप सोच के देखिए कि 4 लाख रुपए का खर्चा आपके पास में है, और अचानक जो आपको पैसा आ रहा है, 10-12 लाख रुपए आता होगा शायद उस समय, वो बंद, एक पैसा नहीं आएगा। तो मतलब क्या परिस्थिति रही होगी। और मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ में ऐसी परिस्थितियां थी जो लोग काम कर रहे थे। और उस समय फिर हमने बड़ा आंदोलन किया सर। आंदोलन किया, आंदोलन से पहले हमने, मतलब पुलिस के साथ में चोर सिपाही वाला खेल खेला। पुलिस पीछे पीछे, हम आगे आगे। तो बड़ा मतलब एक ऐसा डर पैदा कर दिया उस समय वहां पे। मीडिया में, हर न्यूज़पेपर में हमारी खबरें चल रही थी, जो टीवी चैनल थे उस पे खबरें चल रही थी कि इतने 1,000 करोड़ का गबन कर दिया कंपनी ने। और तो मतलब बड़ा अलग सी कैलकुलेशन है न्यूज़पेपर वालों की। उन्होंने गबन कैसे किया? उन्होंने ये देखा कि भाई कंपनी में 1 करोड़ 10 लाख लोग जुड़े हुए हैं, तो 1 करोड़ 10 लाख लोग जुड़े हैं, और कंपनी ज्वाइनिंग के लिए 1,280 रुपए लेती है। तो 1,280 में पैंट शर्ट दे रही है, कपड़ा दे रही है, वो कोई कैलकुलेशन नहीं। तो उन्होंने क्या किया, 1 करोड़ 10 लाख गुना में 1,280, तो इतने रुपए का कंपनी फ्रॉड करके भाग गई। तो उस प्रकार की न्यूज चलती रही। तो
और फाइनली हमने एक बड़ा आंदोलन किया। दिल्ली जंतर मंतर पे हम लोग रहे 3 दिन, फिर रामलीला मैदान में रहे, और लगभग 160 दिन तक हम जयपुर में रहे लगातार, सुबह शाम दिन रात। वहाँ पे उद्योग मैदान करके एक जगह है, तो उसमें हम लोगों ने बड़ा आंदोलन किया। और उस समय हमारी डिमांड यही थी कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में कानून बने, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में गाइडलाइंस आए। उसके फोटोग्राफ्स अगर आप कहीं देखेंगे सोशल मीडिया पे, तो उनमें वही डिमांड है हम लोगों की। और उस समय मैंने, दाढ़ी मेरी बड़ी हुई थी, मेरे फोटोग्राफ्स देखेंगे तो बड़ी बड़ी दाढ़ी उसमें थी। तो उसमें एक ही कमिटमेंट था कि दाढ़ी तब काटेंगे जब गवर्नमेंट गाइडलाइन दे देगी। तो उस कमिटमेंट के साथ हम लोगों ने आंदोलन किया। लगभग 25 बार उस समय सीएम साहब से, अशोक गहलोत जी वहाँ के सीएम थे राजस्थान के, उनसे मैं मिला। वो दूर से ही मुझे पहचानने लग गए थे। आ जाओ, चल रहा है तुम्हारा काम, थोड़ा सा वो गुनगुनी आवाज में बोलते हैं। कोर्ट में मामला है, कोर्ट में कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा छोड़ समझ रखो। तो लेकिन उन्होंने भी पहले हमें समझा नहीं था। मीडिया में जो खबरें आ रही थी वैसे ही वो ट्रीट करते थे, लेकिन बाद में उनको समझा कि नहीं यार, ये गलत हो गया आप लोगों के साथ में। गेहूं के साथ में जैसे गुण घुन पिसता है, तो ऐसा तुम्हारे साथ में हुआ है, लेकिन हम निकालेंगे। तो उन्होंने रास्ता निकाल के भी दिया। और उसके बाद में मैं डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से बड़ा क्लोजली जुड़ गया 2012 से। और एक चीज समझ में आ गई कि कंपनी तभी सुरक्षित है जब इंडस्ट्री सुरक्षित है। अगर इंडस्ट्री ही सुरक्षित नहीं रहेगी, तो फिर कंपनी को हम कितना ही बड़ा कर लें। तो ये इंडस्ट्री को लेके जो परसेप्शंस है एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नमेंट में, वो बदलना चाहिए। तो वो धीरे धीरे वो चीज़ें स्टार्ट हुई। तो मैं फाउंडर प्रेसिडेंट बना DSTW, डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन का। और उसके तहत हमने देश के कोने कोने में बहुत सारे प्रोग्राम किए, जिसमें हम लोग मीडिया को बुलाते थे और ये बताते थे कि चिट फंड कंपनियां कैसे होती हैं, उनको कैसे पहचाने, सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां कैसे होती हैं। और उसके बाद में FDSA के साथ में क्लोजली काम किया। और अभी 28 नवंबर की मैं बातचीत कर रहा था, तो 3 दिन पहले ही हमारी मैरिज एनिवर्सरी भी गई है। और उसी दिन 28 नवंबर को ही डायरेक्ट सेलिंग टुडे का एक अवार्ड फंक्शन था दिल्ली में। तो उसमें उन्होंने एक अवार्ड मुझे दिया वॉइस ऑफ इंडस्ट्री के नाम से। तो वो भी मुझे उसी रूप में दिया कि इंडस्ट्री को लेके जो जो भी काम हुए हैं पिछले 10 सालों में। तो बहुत अच्छे से हम लोग एंजॉय कर रहे हैं सर इंडस्ट्री को, और इंडस्ट्री की सेवा करने का एक मौका मिलता है कहीं ना कहीं। और वैसा ही एक मैं सेवा ही मानता हूँ मैं इसको, जो डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ ने शुरू किया है सुलनी यूनिवर्सिटी में। कपिल सर साथ में हैं और दूसरे टीचर साथ में हैं। तो उसी भाव से आप लोग कर रहे हैं, और मैं उसी भाव से करता हूँ। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं जो भी कर सकता हूँ, डॉक्टर साहब आप बताइए, जो कुछ भी होगा मैं करूँगा विदाउट एनी इंटरेस्ट। तो आ, शायद मैंने अभी भी वहाँ पे भी बातचीत की, एक वहाँ पैनल डिस्कशन था डॉक्टर साहब। और उस पैनल डिस्कशन का जो सब्जेक्ट था वो था डायरेक्ट सेलिंग में स्किल्स और एजुकेशन की इम्पोर्टेंस। और उसको मैंने ही चेयर किया उस पूरे प्रोग्राम को। उसमें दीपक बजाज थे मेरे साथ में, और उसमें डॉक्टर विनय पाटिल हैं, एक बहुत अच्छे ट्रेनर हैं बेंगलोर से, वो आए हुए थे। एक उसमें थे कलकत्ता से मिस्टर स्टैन थे, और डॉक्टर ललित अरोड़ा हैं, काफ़ी अच्छे ट्रेनर हैं, 23 साल का एक्सपीरियंस है उनका। तो वो थे, तो हमने उसमें डिटेल में बातचीत की। और वहाँ जब मुझे अवार्ड मिला तो उसमें मैंने ये कहा कि ये जो अवार्ड मिलना, और सुलनी यूनिवर्सिटी ने अभी कोर्स स्टार्ट किया है यूनिवर्सिटीज़ में इसको पढ़ाना, तो ये इस चीज़ के परिचायक हैं कि इंडस्ट्री हमारी मैच्योर होती जा रही है। तो ये आपने एक इंडस्ट्री को मैच्योरिटी दिलाने का काम किया डॉक्टर साहब, आपकी लीडरशिप में जो ये शुरू हुआ है। हाँ, ये ठीक बात है कि अभी बहुत सारे लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं और उतना सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये होता ही है, ये तो पार्ट है लाइफ का। तो आपके हौसले बुलंद हैं, ये देख के बहुत अच्छा लगता है। और समय भी और ज़्यादा इजाज़त नहीं दे रहा है, तो आगे जब भी मौका मिलेगा तो मैं फिर आपके बीच में हाजिर होऊंगा सर। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, एंड हमेशा की तरह बहुत बहुत इंस्पायरिंग।
स्टोरी है। तो अगर सर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर हम में से कोई एक आध क्वेश्चन कोई पूछना चाहे आपसे। आपकी मीटिंग 4 बजे आपने बताया हाँ था, जी जी, तो वो क्या? 10 मिनट मैंने बचा रखे हैं उसके लिए। हाँ तो चलो, मतलब कोई भी, क्योंकि नए स्टूडेंट्स हैं तो कोई शायद जानना चाहे। मैं आपसे एक दो क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आप 500 की आपकी जॉब लगी थी, उससे पहले जो भी हमारा बैच के नए स्टूडेंट्स हैं, नए बैच के स्टूडेंट्स हैं, कोई भी कुछ भी क्वेश्चन आपका, हम दो एक क्वेश्चन, मैक्सिमम टू क्वेश्चन विल टेक। और कुछ भी पूछना हो, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको पता है कि सुरेंद्र सर जैसा गुणी व्यक्ति अ, बहुत कम ऐसा होता है कि हम फेस टू फेस कभी मिल सकें या कभी हम डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन कर सकें। आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो कोई भी पूछना चाहे हैंड रेज कर सकता है ना? सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 500 रुपीज की जो आपकी फर्स्ट जॉब लगी थी, कौन से सन की बात कर रहे हैं? ये मैं बात कर रहा हूँ सर, मैंने 92 में मैंने 92 में मैंने बीएड किया। 88 में मैंने किया सर मैट्रिक। 92 में मैंने ग्रेजुएशन किया। 94 की बात है सर, बीएड करने के तुरंत बाद। मतलब कोई बहुत ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा पुरानी भी बात नहीं है, 500 रुपीज नहीं, मतलब। 500 की उस समय भी कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होती थी। मैं अगर ये कहूँ हाँ ना, नहीं उस समय होती बहुत थी। वैल्यू होती थी, तो हाँ कोई नहीं बहुत ज्यादा होती थी। वैल्यू नहीं थी 500 की। हाँ तभी मैं थोड़ा सा पर्सपेक्टिव लेने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अपनी जो फर्स्ट जॉब की थी वो 2001 में की थी। तो वो थी 5600 रुपीज की, तो 5600 रुपये मतलब ठीक था उस समय, ऐसा मेरे को लगता है, जो ठीक ठीक सी जॉब थी। दिल्ली में वो की थी हमने। और दूसरा मैंने एक और क्वेश्चन पूछना सर, कहीं ना कहीं हम सारे जितने भी डायरेक्ट सेलर्स होते हैं, ये जो पर्सनल फाइनेंस होता है, इन सारी चीजों से हम कहीं ना कहीं निकले होते हैं। कुछ ना कुछ हमने अपनी लाइफ में ऐसे उल्टे सीधे काम करते हैं, हम कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं। उल्टे सीधे काम भी क्या है, मतलब वी ट्राई। और थोड़ा सा एम्बिशन लेवल हमारा ज्यादा होता है, तो इन चीजों में चाहे ना चाहे हम फंस जाते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल हमें इतनी अंडरस्टैंडिंग होती नहीं है। तो हमने भी लिया था, आप जब बता रहे थे तो मैंने वो मैंने कभी सुना ही था आपके मुंह से, आज मैंने फर्स्ट टाइम सुना। और मुझे अपने दिन भी याद आ रहे थे कि हमने हमारे बिजनेस जब फेल हुए थोड़े से, जो ट्रेडिशनल बिजनेस में हमने काम किया था, जैसे आपका केबल का काम था, तो हम भी इंटरेस्ट पे लेते थे 5%, 10% पर मंथ, कि ब्याज मूल वैसे ही खड़ा रहेगा और ब्याज आप दे रहे हैं। तो आप कितने परसेंट पे लेते थे सर मास्टर जी से? हाँ, मुझे अच्छे से ध्यान है सर, वो ज्यादा नहीं रहते थे। 2% का उनका इंटरेस्ट रहता था, पर मंथ? पर मंथ का रहता था। वो सबको नहीं देते थे, गिने चुने लोगों को ही देते थे। हम्म। और सरकारी टीचर थे वो, तो 2% का इंटरेस्ट रहता था उनका। अच्छे व्यक्ति थे, मतलब बहुत स्वार्थी नहीं हाँ, थे। बिल्कुल बिल्कुल, वो 10% वाली कैटेगरी उस समय भी थी। उनकी हाँ। थोड़ा रेपुटेशन थी, थोड़ी इस वजह से थोड़ा कम इंटरेस्ट लेते थे। तो वैसे वाला था सीन। लेकिन उसमें मेरे लिए थोड़ा सा जो मेरे लिए मुझे बहुत ज्यादा डर इस चीज का रहता था कि घर वालों को बता नहीं रखा था कि मैंने मास्टर जी से पैसे लिए हुए हैं। तो मुझे ये था कि अगर ये समय पे नहीं दिए गए और घर तक पता लग गया तो फिर बड़ी मुश्किल होगी। घर वाले पहले कह रहे थे, यार इसमें कुछ आ नहीं रहा, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो तुम। सही बात सर, सही बात। तो चलो, पंकज हमारे बीच में है। पंकज आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। पंकज, मैं आपको स्पॉटलाइट ऐड कर रहा हूँ, अनम्यूट करिए अपने आप को। और जी नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हमारा बिजनेस ठीक ठाक चल रहा होता है लेकिन कई पंकज बार पहले इंट्रोड्यूस कर दो, पहले इंट्रोड्यूस कर दो सबको अपने आप को, कहाँ से हो, थोड़ा सा ब्रीफ। जी नमस्कार सर, मेरा नाम पंकज गिंगाड़ा है और मैं प्रॉपर श्री गंगानगर राजस्थान से हूँ। और मैंने एजुकेशन में बीटेक एमटेक कर रखा है और अभी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर रहा हूँ। और मैंने इसको स्टूडेंट लाइफ में 3 साल किया है, उसके बाद में एक गैप आ गया, जॉब किया, उसके बाद में अभी वापस से रिस्टार्ट किया। लेकिन जैसे ही मैंने रिस्टार्ट किया इसको, तो मेरे फैमिली एक्सीडेंट हो गया और उससे मेरे जो बिजनेस में 6 महीने का गैप आ गया। तो अब मुझे अगर रीस्टार्ट करना है बिल्कुल जीरो से, तो क्या एक दो स्टेप मैं ले स्टार्ट करूँ उसको? हाँ देखिए, रीस्टार्ट के लिए हमें पंकज बेसिक से ही शुरू करना चाहिए। रीस्टार्ट करना है या हमें कंटिन्यू करना है? जो हमारे बिजनेस के बेसिक्स रहते हैं, जिसमें हम लिस्ट बनाते हैं, लोगों से लोगों से अपॉइंटमेंट लेते हैं वही हमको। कंटिन्यू करना है जहाँ पे सेम कंपनी में सर। आवाज ब्रेक होगी पंकज, आप यही कह रहे हैं सेम कंपनी में ही आप काम कर रहे हैं? कंटिन्यू करिए। हाँ, वहीं पे आप जी जी आपने वहीं पे कंटिन्यू करना है, तो बेसिक्स से ही करना पड़ेगा।
एक तो पहली चीज बड़े उत्साह के साथ में शुरुआत कीजिए और उत्साह अंदर में रहे, लिस्ट बनाइए, लोगों से संपर्क कीजिए। वो प्रैक्टिकल तरीका आपको यहाँ पे कोर्स में सिखा भी दिया जाएगा कि भाई कैसे आप अपॉइंटमेंट लें, कैसे फिर प्रेजेंटेशन दें, तो उसको अप्लाई करना है प्रॉपर वे में पंकज। राइट पंकज, आई थिंक आपको मिल गया आपका आंसर। तो बेसिक तो सेम रहते हैं जैसा सर बता रहे हैं, जैसे आपने पहले शुरू किया था, और थोड़ा सा अपने आप को एजुकेट कीजिए। अब यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा एक मौका है कि अपने आप को एक थोड़ा सा आप प्रॉपर एजुकेशन दे सकते हैं। ये 1-2 महीने आपके पास है, इसमें प्रॉपर एजुकेशन लीजिए, और उसके बाद जब इंटर्नशिप आपकी स्टार्ट होगी तो उसमें आप पूरे के पूरे टूल्स एंड टेक्निक्स के साथ एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। जो भी आप यहाँ से सीख के जाओगे, बहुत सारे गुणी लोग आएंगे, जैसे सुरेंद्र वत्स जी हैं, ऐसे ही कुछ और लोगों के साथ आपको रूबरू करवाएंगे। तो उनसे जो भी एजुकेशन मिलती है उसको एक नए सिरे से आप एक फ्रेश बिगिनिंग कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा रिलाय मत करना, जो पुराना आपका ग्रुप है उनको एक बार आप बात कर सकते हैं, उनको रिवाइव करने की कोशिश कर सकते हैं, पर सिर्फ उन्हीं को रिवाइव करने की कोशिश मत करते रहना। मतलब नए सिरे से आप स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। कोई क्वेश्चन? मैं कपिल सर से बोलूंगा कि कंक्लूड करें सेशन को। कपिल सर। नमस्कार सुरेंद्र जी, कैसे हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। इस बहाने आपके श्रीमुख से कुछ सुनने को मिल जाएगा हमें। थैंक यू सो मच कमल जी। तो एज यूजुअल, जैसे कि पिछली बारी भी हमने सुना था, वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी सर को सुनने के लिए, और आई थिंक जो आज सर ने स्टोरी शेयर करी, थोड़ा सा पिछली बारी से जो इनपुट से मैंने जो कहीं ना कहीं जो पंकज का क्वेश्चन भी आंसर करेगा इन सम और द अदर वे, आई थिंक सर ने भी जैसे एक बिजनेस से दूसरी जगह पर यहाँ पर भी जो चैलेंजेस फेस किए हैं, आई थिंक सर ने जो एक बहुत की मैसेज हम सबको दिया है कि बैगेज कैरी नहीं करना और लर्निंग लेके आगे बढ़ना है। तो आई थिंक पंकज, आप भी अगर बैगेज नहीं कैरी करेंगे या नेगेटिव चीजें पीछे की ना लेके आगे बढ़े, बजाय कि उनसे लर्निंग लेके बढ़े, तो आई थिंक सुरेंद्र सर ने जैसे अपना एक बहुत चमकता हुआ करियर बनाया है, आई थिंक हम सब बना सकते हैं। और सुरेंद्र सर, थैंक यू सो मच। आप मतलब मैं और कमल सर आपके पीछे आपकी बहुत बातें करते हैं, और बहुत दिल से जो कमल सर आज बोल रहे थे वो शायद 1% भी नहीं होगा जितनी हम क्या कहते हैं आपके थॉट के बारे में, आपका इंडस्ट्री के बारे में केयर करना, नॉट ओनली वर्ड्स के अंदर, एक्शन के अंदर भी। सो हमेशा बहुत दिल से हम शुक्रगुजार हैं। आप जैसे बोलते हैं कि हम जो कर पा रहे हैं, आई थिंक सब में अगर ये सोच थोड़ी थोड़ी हो जाए और सब लोग इस तरह से निस्वार्थ या फिर सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन टू द इंडस्ट्री करें, तो आई थिंक वी वुड डू मच 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 बेटर। सो थैंक यू सो मच सर फॉर अगेन बीइंग विद अस, हम सब लोगों के साथ अपने जर्नी शेयर करने के लिए, विजडम शेयर करने के लिए, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू कीप योर गाइडेंस एज वेल एज योर ब्लेसिंग सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू कमल सर, थैंक यू सो मच। आप बेहतरीन टीचर हैं सर। जब भी आप 2 मिनट के लिए बोलो तो उसमें आपकी जो क्वालिटी है टीचर की, वो कहीं ना कहीं झलकती है। तो वो हमने डायरेक्ट सेलिंग कॉन्क्लेव में भी देखा और अभी भी देखने को मिलता है हमेशा जब भी आपसे बात होती है। थैंक यू सो मच सर। राइट, सो इसके साथ ही सर हम आज का लर्निंग फ्रॉम द मास्टर्स खत्म करते हैं। और एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद आपका सुरेंद्र सर। और जो हमारे फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स आए हैं, जानकी, शेख, कमलेश को मैं देख पा रहा हूँ, रितेश इज ऑल्सो देयर, तो आप सबका भी हार्दिक धन्यवाद। और ऑफ कोर्स जो हमारा करंट बैच है उनका भी धन्यवाद हमारे ऊपर फेथ दिखाने के लिए। और कपिल सर, ऑफ कोर्स ही इज द बैकबोन ऑफ द कोर्स। बाकी सर, सुरेंद्र सर, आपसे हम मिलते रहेंगे हमेशा, और कभी रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि कभी इन पर्सन अगर आपका सोलन, शिमला, हिमाचल का प्रोग्राम हो तो कभी आके आप अपना आशीर्वाद इनको बच्चों को दीजिएगा यहाँ पर। यूनिवर्सिटी कैंपस इतना बढ़िया है सर आपका, कोई भी आना चाहेगा वहाँ पे, ऑलवेज आई एम रेडी सर। तो जब भी कभी आएंगे सर तो प्लीज लेट अस नो, और हम इसको फिर कुछ ना कुछ हम प्लान आउट करेंगे। राइट सर, राइट सर, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय फॉर नाउ, बाय।